तो प्रधानमंत्री खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन उन्होंने किया। दूसरे साल लगातार गुलमर्ग में ये विंटर गेम्स होने जा रहे हैं। 2021 के सबसे बड़े चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब से करीब 4.5 घंटे के बाद 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे और नतीजे कब तक आएंगे। अब तक की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 5 से 6 फेज में चुनाव हो सकते हैं, जबकि असम में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। यह चुनाव बंगाल में ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा है, जहां बीजेपी ने दीदी के किले में सेंध लगाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। वहीं असम में बीजेपी सरकार लगातार दूसरी बार वोटर्स का, मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए मैदान में होगी। तो आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, जिसमें यह साफ होगा कि 5 राज्यों में चुनाव की जो तारीखें हैं वो कब कब होंगी और कब नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ये 5 राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों के लिए आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, नतीजों की तारीख का ऐलान होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त दिल्ली में हैं, विजय लक्ष्मी भी दिल्ली से मेरे साथ हैं, मनीष भट्टाचार्य इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ हैं और बेंगलुरु से टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो अंदाज लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए खासतौर से 5 से 6 या 7, पिछली बार जो है वो करीब 7 चरणों में मतदान करवाया गया था। वैसी कुछ तस्वीर इस बार भी है या कुछ बदलाव इसमें होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 5 से 7 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक अच्छा खासा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। उसके साथ साथ जो वहाँ पे LWE जो अफेक्टेड एरियाज भी है, ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट एक साथ इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं किया जा सकता, कि यही वजह है कि 5 से 7 फेजेस में चुनाव कराया जा सकता है, ताकि एक जगह से पैरामिलिट्री फोर्सेज जब चुनाव करा ले तो दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जा सके। और कुछ दिन पहले ही वहाँ पे चुनाव आयोग का अधिकारी गए थे, वहाँ उन्होंने पश्चिम बंगाल के डीजीपी के साथ बैठक की थी। उनको कितनी फोर्सेज की रिक्वायरमेंट और उसके साथ साथ किन कौन से सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पे फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, उन सबका डिटेल लेके चुनाव आयोग की टीम यहाँ पे आई और उसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि कितने फेजेज में चुनाव है, जिसका ऐलान आज 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। चलिए, तारीखों का ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन अब जरा बात सियासत की करते हैं। विजय लक्ष्मी, आज तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक पश्चिम बंगाल में एक्टिव होती नजर नहीं आ रही है। अभी तक कोई चुनावी सभा, कोई रैलियां, कुछ खास हलचल कांग्रेस के खेमे में नजर नहीं आ रही है। तो कब तक कांग्रेस एक्टिव हो रही है? क्योंकि लगातार हम ये खबरें देख रहे हैं कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा से बातचीत चल रही है, वो कब तक कंक्लूड हो सकती है, कब तक कुछ नतीजे आ सकते हैं? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, जो हुसैन, जानकारी सूत्र यही दे रहे हैं कि 28 तारीख को लेफ्ट पार्टीज ने वहां पर एक बड़ी रैली बुलाई है। उस रैली के बाद ही जो है सीट शेयरिंग या तमाम जो कौन कितनी सीट्स पर लड़ेगा उसका ऐलान जो है वो 28 तारीख के बाद ही होने की संभावना है, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है। जहां तक बात है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन उस गठबंधन का हिस्सा होगा, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा चल रही है। 15 से 16 पार्टीज का एक गठबंधन, या ये कहें कि बंगाल में महागठबंधन, इन 15-16 पार्टीज का बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और वामदल वहां पर कर रहे हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो चुनाव लड़ेगी और बाकी की जो सीट्स हैं उस पर वामदल, इस बार ये भी एनसीपी, आरजेडी, इस तरह के जो छोटे दल हैं जिनका वहां पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है और बहुत ज्यादा वो वहां पर विजिबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं और एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो वो ऐसे छोटे घटक दलों को भाई वहां लेकर के एक गठबंधन बनाने की कोशिश जो है वो करिए। इसके अलावा जो अब्बास की पार्टी है ISF, उससे भी लगातार जो है बातचीत चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 28 तारीख के बाद जो है वो स्थिति और साफ हो जाएगी। और जहां तक आपने बात की कि अभी सीनियर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस पार्टी का कैंपेनिंग जो है वो उतना जोर पकड़ता नजर नहीं आ रहा है वेस्ट बंगाल में, उसकी वजह सूत्र यही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वामदलों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और केरल, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद है, वहां पर वामदलों के
साथ ही उनकी लड़ाई है। तो ऐसे में ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है वो फेस करना पड़ेगा दोनों राज्यों में। इसके बहुत उलझन है, जाए किसके साथ जाए, जिसके खिलाफ लड़ते थे वही उसी के साथ अगर मिल करके चुनाव लड़ना पड़े तो ये बहुत बड़ी उलझन है जिसका आप जिक्र कर रही है। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ओवैसी कहां फिट होंगे, क्योंकि अब अब्बास पीरजादा के साथ वो जाना चाहते थे लेकिन अब्बास पीरजादा ने एक तरह से उनको झटका दे दिया। अब वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे खींचतान में ओवैसी कहां खड़े हैं? शायद ये सवाल हुसैन ओवैसी खुद भी सोच रहे होंगे कि उनको अब कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में के विधानसभा चुनाव में जो धरातल वो ढूंढ रहे थे, फिलहाल वो धरातल खिसकती हुई नजर आ रही है। बंगाल से जुड़ी हुई बिहार में 5 विधानसभा सीटों में जब उनकी जीत हुई तो उन्होंने ये सोचा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में कोई एक नया समीकरण तय करेंगे, और यही वजह थी कि ओवैसी पहुंच गए थे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास, और अब्बास सिद्दीकी ने भी पुरजोर तरीके से कहा था कि ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जो 30 सीटों पर जिस तरीके से गठबंधन की अब्बास सिद्दीकी ने बात कही है, सवाल ओवैसी के बारे में जरूर खड़ा होता है कि ओवैसी का क्या समीकरण रहेगा, क्योंकि 25 तारीख को ओवैसी की कोलकाता में रैली होनी थी। कोलकाता में इजाजत नहीं दी गई, ओवैसी नहीं आ पाए, और ये रैली में कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ओवैसी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उनके साथ एक मीटिंग कर सकते हैं जिसमें अब्बास सिद्दीकी को बुलाया नहीं गया था। लेकिन फिलहाल ओवैसी नहीं आए हैं। अब ओवैसी का रोल क्या है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि खुद ओवैसी भी जानना चाहेंगे। क्या उस गठबंधन का हिस्सा ओवैसी हो सकते हैं? आमतौर से ये बहुत मुश्किल सी बात है कि जहां पर लेफ्ट भी हो, कांग्रेस भी हो और अब्बास पीरजादा भी उसमें शामिल हो। क्या ओवैसी भी उस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं? इसकी कोई गुंजाइश है? देखिए, बिल्कुल गुंजाइश मानी जा सकती है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी की जितनी भी रैलियां मैंने कवर की हैं और अब्बास सिद्दीकी से जो लगातार मैं बात कर रहा हूं, अब्बास सिद्दीकी ने खुलकर कोई भी विरोध ओवैसी को के बारे में नहीं किया है। ओवैसी को वो अपना गुरु बताते हैं और ओवैसी को का सम्मान भी करते हैं। इससे पहले भी जब अब्बास सिद्दीकी से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि ओवैसी का सम्मान है और अब्बास सिद्दीकी ने जो जबान दे दी है ओवैसी को, वो उस पर अमल करेंगे। लिहाजा ये गुंजाइश जरूर मानी जा सकती है कि जो गठबंधन 30 सीटों पर हुआ है, जैसा कि अब्बास सिद्दीकी 80 सीटों पर गठबंधन अपनी बात करने की कह रहे थे कि 80 सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर अगर बात बनेगी तो ही अब्बास सिद्दीकी मानेंगे। यानी 50 सीटों का ये जो दायरा है, इसमें माना जा सकता है कि ओवैसी की पार्टी को फिट किया जा सकता है, और यही वजह है कि अब्बास सिद्दीकी शायद इंतजार भी कर रहे होंगे कि एक बार दोबारा मुलाकात ओवैसी से हो सके और विधानसभा चुनाव में एक नया समीकरण तैयार किया जा सके। हमारे साथ टी राघवन इस वक्त बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। राघवन, तमिलनाडु में किस तरह की तैयारी? आज वहां के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल हुसैन, देखिए 234 सीटें हैं, बहुत बड़ा राज्य है, और बड़ी बात यह है कि कई दशकों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु के 2 दिग्गज करुणानिधि और जयललिता की गैर मौजूदगी में ये चुनाव हो रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि 2011 के बाद एक इतिहास रचा था जयललिता ने, जब 2016 में एक बार फिर वो सत्ता में आई थी। आमतौर पर तमिलनाडु में एक बार डीएमके को मौका मिलता तो दूसरी बार वो सत्ता जो है एआईडीएमके के हाथ में चली जाती है। लेकिन क्या अब पलनीस्वामी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो एआईडीएमके को लीड कर रहे हैं, वो पन्नीरसेल्वम के साथ वो तीसरी बार हैट्रिक बना पाएंगे क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो पल्स है तमिलनाडु की, अगर हम उसकी बात कर लें तो ऐसा लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो डीएमके को वहां पर एक एज मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात उसमें यह भी है हुसैन कि एमके स्टालिन जो डीएमके को लीड कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर तमिलनाडु की जनता उन्हें कुछ खास पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में अब बीजेपी का रोल भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा। कल भी आपने देखा ही होगा, प्रधानमंत्री 15 दिन में 2 बार तमिलनाडु आते हैं और तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च हो रही है। बीजेपी को अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर सियासी जमीन जो है वो मजबूत की जा सकती है। एआईडीएमके के साथ पार्टी का अलायंस है और बहुत सारे स्कीम्स हमने देखा कि पिछले 1 महीने में खुद पलनीस्वामी ने दिया है। कल ही असेंबली में उन्होंने 9, 10, 11 क्लास के बच्चों को बिना परीक्षा दिए पास करने का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट कर्मचारी जो है उनको उनकी रिटायरमेंट की एज को 60 साल तक बढ़ा दिया। 2,450 रुपए पोंगल का सौगात यहाँ पर दी गई। तो एआईडीएमके और बीजेपी दोनों ही पूरी जोर लगा रहे हैं इस बार की बीजेपी जो है कम से कम 2 डिजिट तक यहाँ पर पहुंच जाए। क्योंकि वोट परसेंटेज की भी बात कर लें, 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए हुसैन, तो 4% वोट शेयर बीजेपी का था। बीजेपी जाहिर तौर पर इस बार कम से कम अपने वोट शेयर को बढ़ाएगी एआईडीएमके के साथ में, और 2026 का लक्ष्य अमित शाह ने पहले ही तैयार किया हुआ है। तो तमिलनाडु में इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक और जो बड़ा फैक्टर है, बहुत क्विकली मैं आपको बता देता हूं, वो है कमल हसन का। रजनीकांत सियासी
मैदान छोड़ चुके हैं। कमल हासन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक थर्ड फ्रंट वहां पर बन जाए जो गैर AIADMK और DMK अलायंस के हो। तो वो देखना होगा कि कमल हासन की भूमिका इसमें क्या रहती है, वो कितना इम्पैक्ट इस बार के तमिलनाडु के इलेक्शंस में डाल पाते हैं। राघवन, तमिलनाडु उन राज्यों में है जहां पर क्षेत्रीय क्षत्रपों का दबदबा रहा है, लेकिन करुणानिधि और की गैर मौजूदगी की वजह से DMK और दूसरी तरफ जयललिता भी अब नहीं है। तो ये एक बड़ी वहां पर नेतृत्व की कह सकते हैं, आपकी जो वरिष्ठ नेता है उनकी कमी की वजह से लोगों का जुड़ाव जो है शायद उतना नहीं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि स्टालिन उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा पुडुचेरी की बात कर लेते हैं राघवन, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पुडुचेरी का क्या मिजाज है इस बार, क्या सूबा किस तरह का फैसला करने वाला है? जी देखिए, एक और साउथ का अगर स्टेट कहें कर्नाटक के बाद हुसैन, तो बीजेपी को लगता है कि पुडुचेरी एक ऐसा छोटा राज्य है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो उनके प्रयोग सारे सफल हुए हैं, हो सकता है कि पुडुचेरी में भी साउथ में एक और जो है राज्य को बीजेपी अपने कब्जे में कर सके, क्योंकि साउथ में हमेशा एक कनेक्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए राज्य हैं और वहाँ पर भी ये समझा जाता है कि बीजेपी एक आर्यन पार्टी है और द्रविड़ सिद्धांतों के खिलाफ काम करती है। ऐसे में पहली बार बीजेपी को वो आशा नजर आ रही है कि पुडुचेरी में इस बार कुछ मैजिक हो सकता है। सरकार गिर चुकी है, आपने बताया कि राष्ट्रपति शासन पहले ही लग चुका है, 3 नॉमिनेटेड MLAs वहां पर बीजेपी के हैं और इस बार जो NR कांग्रेस है रंगास्वामी के नेतृत्व वाली, उसके साथ मजबूती के साथ बीजेपी वहां पर खड़ी हुई दिख रही है। हम बीजेपी की बात बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं, जैसा आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के राज्य हैं, लेकिन बीजेपी इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत चलिए आने वाला वक्त राघवन तय करेगा कि कौन कहाँ कितना ताकतवर है, लेकिन चुनाव आयोग आज के बाद से बहुत ताकतवर होने वाला है। आज अगर तारीखों का ऐलान हो जाता है तो फिर चुनाव आयोग सबसे ज्यादा ताकतवर बॉडी बन जाएगी और आज से ही कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएंगे उन तमाम राज्यों के लिए जहां पर चुनाव होने हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां लेना है, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।